आप देख रहे हैं पूरी पड़ताल के साथ खबरों का जानदार शानदार शो खबरदार। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे देश में बगदादी के आतंकवादी गिरोह आईएसआईएस के मायाजाल पर सुरक्षा एजेंसियां अपना शिकंजा कस रही हैं और कहां तक आईएसआईएस का नेटवर्क फैल गया है। इस बीच अहम मुद्दा बिहार में जंगलराज को लेकर भी खड़ा हो रहा है। बिहार में रंगदारी के लिए 2 इंजीनियर्स की दिन दहाड़े हत्या ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं कि क्या बिहार के बुरे दिन आ गए हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हम पड़ताल करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि अरविंद केजरीवाल सरकार के तहत ट्रांसपोर्ट अफसरों के भ्रष्टाचार पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, भ्रष्टाचार क्यों बेकाबू था, कैसे ऑटो लाइसेंस के नाम पर भ्रष्टाचार का खुला धंधा दिल्ली में चलता रहा, जिस पर अब राजनीति गरमाई है। आज हम आपको ये भी बताएंगे और इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि कीर्ति आजाद के पक्ष में बीजेपी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी किस तरह से और क्यों खुलकर खड़े हो गए हैं। इस खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देश भर की कुछ अहम खबरों पर जल्दी से एक नजर। शुक्रवार देर रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश इलाके में तजाकिस्तान बॉर्डर एरिया था। भूकंप के झटके एनसीआर के अलावा श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर भारत के कई दूसरे शहरों में भी महसूस है। भारत में किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में काफी नुकसान हुआ है और भूकंप का सबसे ज्यादा असर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी शहर पेशावर में देखा गया। पेशावर में भूकंप की वजह से कई मकान भी गिर गए, जिसके चलते 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ऑटो चालकों को लाइसेंस जारी करने में दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक ऑटो चालक ने दिल्ली के सीएम को एसएमएस कर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने तिपहिया वाहनों के लिए नए लेटर ऑफ इंटरेस्ट जारी करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर परिवहन विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार सुबह इस बाबत ट्वीट भी किया। प्राइमरी दोषी पाए गए 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। पूरे मामले को विजिलेंस इंक्वायरी के लिए सौंप दिया गया है और इस पूरे मामले को हम लोग सीबीआई को भी रेफर करने जा रहे हैं। इवन आउट फॉर्मूले को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 10,000 नए ऑटो परमिट को मंजूरी दी थी, जिसमें इन अधिकारियों पर धांधली का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को परमिट दिया जा रहा है। परमिट स्कैम हुआ है। इस स्कैम में पूरी तरह से तार ऊपर तक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री तक जुड़े हुए हैं। ऑटो चालकों का ऐसा कहना है। उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो प्रोसीजर अडॉप्ट होने चाहिए थे वो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं हुए। इस बीच दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि मामले को विजिलेंस विभाग को दे दिया गया है और इसे सीबीआई को भी भेजा जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में सरलता से लागू हो पाएगा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 8 नगरीय चुनाव में से 5 स्थानों पर कांग्रेस और 3 स्थानों पर सत्ताधारी बीजेपी को जीत मिली है, जबकि पिछली बार 8 स्थानों में से 7 पर भाजपा के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बीजेपी के लिए सिर्फ इतनी अच्छी खबर रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की सीहोर नगर पालिका और शाहगंज नगर परिषद में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद बीजेपी से निलंबित किए गए सांसद कीर्ति आजाद डीडीसीए में भी रहेंगे या नहीं, इस पर शनिवार को फैसला होना था, लेकिन डीडीसीए वर्किंग कमेटी की बैठक को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है। फैसले से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर कीर्ति को डीडीसीए से निकाला गया तो हम कोर्ट जाएंगे। इस बीच बीजेपी से निलंबन के मुद्दे पर कीर्ति आजाद ने पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। इससे पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भी पत्र लिखकर पार्टी विरोधी गतिविधियों का सबूत मांगा था। फिलहाल सबकी नजर इसी बात पर है कि क्या पीएम मोदी कीर्ति आजाद को मिलने का वक्त देते हैं या नहीं, क्योंकि इसी से उनके पार्टी में भविष्य का फैसला हो पाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की भारत यात्रा से पहले ही 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर हस्ताक्षर का रास्ता साफ हो गया है। ओलांद अब की बार गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हैं। समझौते पर हस्ताक्षर ओलांद के भारत दौरे की पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी को होंगे। इस बीच खबर है कि भारत 25% सस्ते दाम पर विमानों का सौदा करने के लिए बात करेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उम्मीद जताई है कि इस पर सहमति बन जाएगी। यदि बात बनी तो भारत को ये विमान 75 मिलियन यूरो में मिलेंगे। पहले इनके लिए भारत सरकार को 105 मिलियन यूरो चुकाने पड़ते। फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की सप्लाई 7 साल में पूरी होगी। इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाना है। समझौते के मसौदे के मुताबिक राफेल विमानों की पहली खेप समझौते पर हस्ताक्षर होने के 36 महीने के भीतर भारत को मिल जाएगी। हाल ही में वायुसेना प्रमुख अरूप साहा ने कहा था कि इस साल के अंत तक राफेल डील हो जाएगी और मिग 27 को अगले 2-3 साल में बेड़े से हटा दिया जाएगा।
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए केजरीवाल सरकार के ऑड इवन सिस्टम पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सवाल उठाए हैं। वाड्रा का कहना है कि इस व्यवस्था में वीआईपी की सूची क्यों बनाई जा रही है, ये नियम सब पर लागू होना चाहिए। वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा कि छूट की समानांतर सूची बनाना पूरी तरह से पाखंड है। यदि जनता की भलाई के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो ये सब पर लागू होना चाहिए। गौरतलब है कि 1 जनवरी से दिल्ली में 15 दिन के लिए ऑड इवन फार्मूला लागू होगा और दिल्ली सरकार इसकी सफलता के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और अब खबरें विस्तार से। बिहार में जंगलराज पार्ट 2 को लेकर राजनीतिक कारणों से महागठबंधन पर बीजेपी ने आरोप लगाए थे, लेकिन अब नीतीश तेजस्वी के राज में आरोपों को नई बुनियाद मिली है। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की दिन दहाड़े हत्या हुई है और वो भी वसूली रंगदारी को लेकर। अब सवाल यह है कि अचानक अपराधियों ने बिहार में सिर कैसे उठा लिया? क्या नीतीश नाकाम होने लगे हैं? बिहार को विकास की रफ्तार पर दौड़ाने में जुटे इन दोनों होनहार इंजीनियरों की लाश कंपा रही है। ताबड़तोड़ गोलियां मारकर दोनों इंजीनियरों को दरभंगा में कंस्ट्रक्शन साइट पर ही मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मौत की नींद सुला दिया। जब तक अस्पताल पहुंचाए जाते तब तक जिंदगी साथ छोड़ गई और डबल मर्डर पर सवाल उठ गए कि बिहार में जंगल राज की वापसी तो नहीं हो गई। अभी बहेरी थाना अंतर्गत घटना हुई है। अभी इलाज है तो टीएमसीएच आए थे, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दरअसल मारे गए मुकेश कुमार और ब्रजेश कुमार दोनों पेशे से इंजीनियर थे। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की हत्या रंगदारी वसूली के लिए की गई, क्योंकि जिस बीएससी कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत मुकेश प्रोजेक्ट मैनेजर और ब्रजेश कुमार सहायक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे, उसे स्टेट हाईवे नंबर 88 पर 750 करोड़ के सड़क प्रोजेक्ट में ठेका मिला हुआ था और तभी से वसूली गैंग कंपनी से रंगदारी मांग रहा था। इसे लेकर कंपनी की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और बाकायदा मौके पर पुलिस भी तैनात थी। बावजूद पुलिस बंदोबस्त के बेखौफ बदमाशों ने दोनों इंजीनियरों को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया, तो अब सियासत गर्मा गई है कि महागठबंधन के राज में जिस बात का डर था वही अब होने लगा है। जानकारों के मुताबिक महागठबंधन सरकार बनने के बाद बिहार में बीते 1.25 महीनों में अपराध के ग्राफ में तेजी आई है। रंगदारी, वसूली, लूटपाट और मर्डर की घटनाओं ने नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अगर आगाज का यही खूनी अंजाम है, तो फिर महागठबंधन के राज में विकास के दावों पर सवाल उठेंगे ही कि सरकार अपने सड़कों के निर्माण में ही सुरक्षा दे पाने में नाकाम है, तो निवेशों में भविष्य की उम्मीद भी मंद पड़ेगी और उसका जिम्मेदार कौन होगा? रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक। आईएस के चंगुल में जाने से युवाओं को रोकना एक अहम सवाल अब बन गया है, क्योंकि इंटरनेट के जरिए बगदादी के एजेंट देश के तमाम राज्यों में रंगरूटों की भर्ती में जुट गए हैं। नागपुर में एटीएस ने 3 युवकों को पकड़ा तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तेलंगाना के रहने वाले 3 युवक नागपुर एयरपोर्ट पर धरे गए तो सुरक्षा एजेंसियों के सामने आईएसआईएस के भर्ती नेटवर्क को लेकर नया नजरिया खड़ा हो गया। एजेंसियों की पड़ताल में पता चला है कि 3 पकड़े गए युवकों में 2 युवक इसके पहले सितंबर 2014 में कोलकाता में भी पकड़े गए थे और आईएसआईएस के मानसिक प्रभाव से मुक्त करने के लिए विशेषज्ञों की निगरानी में दोनों युवकों की काउंसलिंग भी कराई गई थी। पुलिस मान रही थी कि दोनों अब आईएसआईएस के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। दोनों युवक फिर से वाया नागपुर से श्रीनगर जाने के लिए निकल पड़े तो इन्हें नागपुर एटीएस ने एयरपोर्ट पर हिरासत में लेकर हैदराबाद एटीएस के सुपुर्द कर दिया है, जहां तीनों युवकों को लेकर नए सिरे से पड़ताल में जुट गई है। दरअसल पुलिस के सामने बड़ा सवाल इस बात को लेकर खड़ा हुआ है
कि आखिर तीनों युवकों ने ISIS में शामिल होने के लिए वाया नागपुर श्रीनगर का रास्ता क्यों चुना? तो क्या ISIS श्रीनगर में भी आतंकी भर्ती केंद्र शुरू कर चुका है, जिन्हें छुपे रास्ते से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भेजकर आतंकी प्रशिक्षण के लिए तैयार किया जाना था? पुलिस के शिकंजे में आए तीनों युवकों में से 2 इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर भटकाव के रास्ते पर आए हैं, तो तीसरा कंप्यूटर साइंस में BSc की पढ़ाई कर चुका है। यानी तीनों का संपर्क ISIS के ऑनलाइन भर्ती नेटवर्क से बना हुआ था और पुलिस के लिए ये भी गुत्थी उलझ गई है कि आखिर इस ऑनलाइन भर्ती गैंग का तोड़ कहां से निकाला जाएगा, जिसके जरिए युवक गुमराह किए जा रहे हैं। जब तक उनके पास काफ़ी पैसा है और वहाँ पर उनकी काफ़ी प्रोपेगेंडा में ब्रॉडकास्टिंग चल रहा है और लोग मासूम वाली लोग में जो टीवी में नहीं देखते, जो वहाँ पर वो मॉनिटर में देख रहा है इंटरनेट के अंदर, वो लोग काफ़ी मतलब वो करना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। इंटरनेट ISIS की भर्ती का एक बड़ा अड्डा बन गया है। जयपुर में इंडियन ऑयल में काम करने वाले कर्मचारी से लेकर पुणे की लड़की तक इंटरनेट के जरिए ही ISIS का उन्मादी जहर युवाओं में फैला है। जयपुर में पिछले दिनों इंडियन ऑयल के मार्केटिंग मैनेजर सिराजुद्दीन की गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों ने की तो इंटरनेट के जरिए भारत में ISIS की भर्ती नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने सिराजुद्दीन से पूछताछ शुरू की तो उसकी ब्रेन वॉशिंग की गिरफ्त में आ चुकी पुणे की 16 साल की नाबालिग लड़की के बारे में पता चला, जो ISIS की भर्ती नेटवर्क के जरिए सीरिया जाने की तैयारी में थी। इंटरनेट चैटिंग और वीडियो के जरिए उसका पूरे तौर पर ब्रेन वॉश किया जा चुका था। पुलिस ने लड़की को सुधार गृह में भर्ती कर उसे ISIS नेटवर्क से आजाद कराने की पहल भी की। ISIS के ऑनलाइन भर्ती नेटवर्क में फंसी लड़की का ये मामला चौंकाने वाला था। इस बीच पुलिस के लिए मुंबई के मालवाड़ी इलाके से एक कर गायब हुए करीब आधा दर्जन युवकों को लेकर खबर मिली तो पुलिस के होश उड़ गए। हालांकि गायब लड़कों में बारी बारी से कई लड़कों की वापसी भी हुई, लेकिन एक युवक की वापसी पर पूछताछ से पता चला कि ISIS का भर्ती नेटवर्क महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से लेकर कोलकाता तक फैल चुका है और बड़ी तादाद में युवक ISIS के प्रचार गैंग का शिकार हो रहे हैं। साफ है कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने अब चुनौती बड़ी है, जिसमें एक तरफ युवकों को मजहब के नाम पर बहकाकर उन्हें आतंक की भट्टी में झोंकने की साजिश का खतरा सामने है, तो सवाल इस बात का भी है कि ISIS के चंगुल से बचकर निकल रहे युवक अगर दोबारा चंगुल में फंस रहे हैं तो आखिर वजह क्या है? आज तक ब्यूरो। जिम्मेदारी यहाँ आपकी हमारी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरनेट का एक्सेस सभी के पास है और युवाओं को ISIS इंटरनेट के जरिए भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। खबर अब पाकिस्तान की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ऐतिहासिक मुलाकात ने अंदर तक अलगाववादियों और आतंकवादियों के आकाओं को हिला दिया है। हाफिज सईद ने आग उगली है, क्योंकि हाफिज सईद को ये मालूम है कि अब फंदा उसके गले से ज़्यादा दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान आमद ने मुहिब वतन पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए। पाकिस्तान आने से पहले अफगानिस्तान में उसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दिया। क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच नजदीकियों पर पाकिस्तान की कट्टरपंथी जमात में उबाल आया और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने तल्ख लहजे में भड़ास बाहर निकाल दी। क्या जाती दोस्ती पर कश्मीर कुर्बान कर दिया जाएगा? क्या पाकिस्तान के मफाद को इस तरीके से कुर्बान कर दिया जाएगा? ये इस वक्त सवाल है कश्मीरियों का, ये सवाल है मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का। तो हम ये समझते हैं कि इसका फौरी नोटिस लेना चाहिए।
हाफिज सईद की इस तल्ख जुबानी के पीछे की तस्वीर अब जानकारों समेत पाकिस्तान सरकार के लिए भी मुश्किलों का सबब है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि हाफिज सईद को जहर उगलवाने के लिए सीधे तौर पर आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी की ओर से उकसाया गया है। कश्मीर में अलगाववाद का उन्माद पैदा करने वाले कट्टरपंथी पाकिस्तानियों ने भी हाफिज सईद के जरिए नवाज शरीफ के खिलाफ गोलबंदी शुरू कर दी है। मोदी नवाज मिलन को विपक्षी पार्टियों ने सियासी तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी दोस्ती और रिश्तों की पेंग बढ़ाकर भले ही लाहौर से दिल्ली लौट आए, लेकिन पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए उनके चंद घंटों के दौरे ने बड़ी मुश्किलें और नई पेचीदगियां पैदा कर दी है। यही वजह है कि हाफिज सईद का जहर उगलना दोनों देशों के लिए पटरी पर आ रही बातचीत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ जनवरी में सचिव स्तरीय बातचीत का एजेंडा तय है, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने बड़ा फैसला लेने का संकेत दे रखा है, तो तलवार हाफिज सईद के साथ कराची में छुपे दाऊद गिरोह पर भी लटक गई है। मोदी नवाज की मुलाकात में सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर भी खड़े हो रहे हैं, जिसमें भारत पाक कब्जे वाले कश्मीर को लेकर नए तेवर से खड़ा है। तो सवाल कश्मीर के अलगाववादियों के सामने है कि कहीं पाकिस्तान कश्मीर की जगह कारोबारी रिश्तों तक ही बात को सीमित न कर दे। तो अब रास्ता हाफिज सईद जैसों को यही दिख रहा है कि जैसे भी हो भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत का रास्ता बंद करो। तो संकेत यही निकलता है कि आतंकवादी हमलों के लिए नए सिरे से आईएसआई और पाक आर्मी हाफिज सईद जैसे मोहरों को आगे कर रणनीति बनाने में जुट गई है। आज तक भी होता है। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, विशेष लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।